हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने रिवीजन सीरीज के अंदर क्लास 10th की एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है हेरिडिटी। तो आइए हम इसको समझते हैं और देखते हैं हेरिडिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। इवोल्यूशन वाला आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिडक्ट हो चुका है, तो हम सिर्फ हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी आपका जब ट्रेट्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब नाउ वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन का सिंपल अगर आप मतलब समझेंगे तो वेरिएशन मीन्स चेंजेस, द डिफरेंसेस चेंजेस इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं, पास ऑन होते हैं, तो कितना वेरिएशन आता है उनमें, इसी की बात हम वेरिएशन में करते हैं। वेरिएशन हमारे दो टाइप के हैं, एक है सोमैटिक, एक है जर्मिनल। सोमैटिक वेरिएशन को ही हम एक्वायर्ड वेरिएशन या एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं और जर्मिनल वेरिएशन को ही हम इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहते हैं। सोमैटिक वेरिएशन कहाँ देखने को मिलती है? सोमैटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल्स, जबकि ये जर्म सेल में होती है। जर्म सेल मीन्स गैमीट्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ये नीदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। मतलब सोमैटिक जो वेरिएशन है वो आपकी ट्रांसमिट या इनहेरिट नहीं होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। अभी मैंने आपको बताया सोमैटिक को हम एक्वायर्ड ट्रेट भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में आएगा, तब भी आपको यही लिखना है। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। मतलब जर्मिनल वेरिएशन जो होती है वो इनहेरिटेड होती है और ट्रांसमिटेड भी होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। इसको हम इनहेरिटेड ट्रेट भी बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है? कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग। मतलब अगर डॉग की टेल कट हो गई है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी उस डॉग की टेल कटी हुई होगी। या फिर कोई आप स्किल एक्वायर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं या फिर आप किसी और स्किल में अच्छे हैं, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो स्किल होंगी। यहाँ पर जर्मिनल, आई कलर, स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, मतलब ये सारे ही कैरेक्टर्स कैसे हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशंस क्यों अराइज होती है? वेरिएशन यूजुअली अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन कब अराइज होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे में बी फ्यू इन केसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी वेरिएशन हो सकती है, बट वो बहुत कम देखने को मिलता है। मेजरली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। माइनर वेरिएशंस arise during sexual reproduction caused by slight inaccuracies in DNA copying। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब डीएनए कॉपिंग होती है, अगर उसमें इनएक्यूरेसी हो जाती है, इसकी वजह से भी वेरिएशंस होते हैं। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प्स द स्पीशीज टू सर्वाइव बेटर इन एनवायरनमेंट। बेनिफिशियल वेरिएशन मतलब ऐसी वेरिएशन जिससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है, वो सर्वाइव करने में एनवायरनमेंट में मदद कर। बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प्स द स्पीशीज टू सर्वाइव बेटर इन एनवायरनमेंट। मतलब जो वेरिएशंस नेचर सेलेक्ट करता है वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती हैं और उसी की वजह से आगे इवोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि नेचर हमेशा बेनिफिशियल वेरिएशन को ही सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस क्यों जरूरी है? डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट एडवांटेजेस। अब किस टाइप की वेरिएशन है और कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल जो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव बेटर करते हैं हीट वेव में, तो अगर वो हीट को विथस्टैंड कर लेंगे तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे किसमें? हीट वेव में, एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरियाज। तो ये उनका एडवांटेज है। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी, स्पीशीज वो ही सर्वाइव कर पाती है एनवायरनमेंट में जिसको नेचर सेलेक्ट करता है, जो वेरिएशन बेनिफिशियल होती है एज पर दी नेचर, और इसी की वजह से आगे इवोल्यूशन
होता है। नाउ मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। अब हम देखेंगे मेंडल ने क्या काम किया था। मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने अपना काम किस पे शुरू किया था? प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पर। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेंडल ही थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ही सिलेक्टेड पाइसम सेटाइवम गार्डन पी। उन्होंने कौन से प्लांट को सिलेक्ट किया था? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम बॉटनिकल नेम है गार्डन पी का, तो आपको याद होना चाहिए। गार्डन पी मटर के ऊपर इन्होंने अपना काम किया है। तो इन्होंने कितने पेयर्स को स्टडी किया है? इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को स्टडी किया है। ही यूज्ड अ नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ पी प्लांट टू स्टडी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। याद रखना है आपको, मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ वर्क किया है? 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नो कौन से वो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? आइए देखते हैं। पहला है फ्लावर कलर। फ्लावर कैसे कलर का होगा? वॉयलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। डोमिनेंट ट्रेट आपका वॉयलेट है, रिसेसिव ट्रेट आपका व्हाइट है। नेक्स्ट इज फ्लावर की पोजीशन क्या होगी? एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। सीड का कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा। सीड की शेप क्या होगी? राउंड होगी या फिर रिंकल्ड होगी। पॉड की शेप क्या होगी? इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर क्या होगा? ग्रीन या फिर येलो। हाइट ऑफ प्लांट क्या होगी? टॉल या फिर डॉर्फ। डॉर्फ मतलब शॉर्ट। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये आपके रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने स्टडी करे थे। नाउ अब हम देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट क्या होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब ऐसे जीन्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को हम डोमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज ये सुपीरियर कैरेक्टर होता है और इन्हें हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको एक्सप्रेशन के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती। और रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अगर डोमिनेंट उसके साथ प्रेजेंट है तो। ऐसा नहीं है कि रिसेसिव आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कर सकता है, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर अपने इफेक्ट को नहीं दिखा पाता। यहाँ पर देख सकते हैं आप रिसेसिव क्या होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। इंफीरियर कैरेक्टर होता है और इसे हमेशा हम लोअर केस लेटर से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फिनोटाइप क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आप नॉर्मली जिसे आप इजीली देख पाएं उन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि प्लांट की हाइट, प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है, वो आप इजीली देख सकते हैं, तो वो आप इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। इसको बोलते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जब हम जीन लेवल पर बात करते हैं, जैसे कि अब आपने टॉल और डॉर्फ प्लांट को तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट उनका जेनेटिक मेकअप क्या है? मतलब वो कैपिटल टी वाला प्लांट है या स्मॉल टी वाला प्लांट है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है, वो आप कैसे स्टडी करते हैं? थ्रू जीनोटाइप। किससे स्टडी करा जाएगा? वो जीनोटाइप की हेल्प से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल टी ये डोमिनेंट एलील होता है। ये हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट एलील को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। स्मॉल टी ये रिसेसिव कैरेक्टर है और अगर ये प्रेजेंट है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और ये दोनों ही प्योर होमोजाइगस हैं। दोनों ही क्यों? क्योंकि दोनों में सिमिलर क्या देखने को मिल रहे हैं? एलील देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही प्योर होमोजाइगस कंडीशन है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, या फिर आप इसे हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। When two alternative forms of a trait are present, only one factor express itself in F1 progeny and it is called the dominant, while the other remains masked and is called recessive. इसको हम simply बोल सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता है। मतलब डोमिनेंट ट्रेट ने रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया है, रोक दिया है।
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है, डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसकी प्रेजेंस में रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यही कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी हम इसे बोलते हैं। सो आइए देखते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस अ पेयर ऑफ alleles फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। During gamete formation, a gamete receives only one trait from alleles. A particular trait can be dominant or recessive in a particular generation. Law of segregation मतलब अलग करना। अब अलील क्या होता है, अलील फॉर्म ऑफ जीन होती है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हैं टॉल। तो अलील क्या होगा, कैपिटल टी, तो ये एक अलील का पेयर है जिसमें दोनों ही कैरेक्टर कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसे हम होमोजाइगस कंडीशन भी बोलते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेरेंट्स के पास एक पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट होता है, जिसमें से जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तब दोनों ही पेरेंट्स में से एक एक एलील ट्रांसफर हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है, गैमीट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेरेंट्स के पास होमोजाइगस कंडीशन में दोनों डोमिनेंट ट्रेट अवेलेबल हैं, यही क्या है, अलील है। और यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है, ये भी एक अलील का पेयर है। अब यहाँ से जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से एक अलील ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से भी एक अलील ट्रांसफर हो जाएगा। तो गैमीट फॉर्मेशन में दोनों ही पेरेंट्स से एक एक अलील ट्रांसफर होकर गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मतलब एलील्स जो भी हैं वो हर एक कैरेक्टर के जब गैमीट फॉर्मेशन होता है वो सेपरेट करते हैं एक दूसरे से इंडिविजुअली। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है जस्ट, अगर हमारे पास एक पेरेंट्स के पास दोनों कैपिटल टी एलील के पेयर अवेलेबल हैं और यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी आपको मिल रहा है, दोनों का ही एक्सप्रेशन कैपिटल टी आएगा, और यहाँ पर एक एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी को, एक एक्सप्रेस कर रहा है स्मॉल टी को। यहाँ से आपको ये पता लगता है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। मतलब इसका एक्सप्रेशन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कैपिटल टी का एक्सप्रेशन आएगा तो गैमीट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी का एक्सप्रेशन आएगा तो क्या हो जाएगी फॉर्मेशन, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों ही एलील के पेयर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने बोला था कि कैपिटल टी की प्रेजेंस में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, बट वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आपसे कोई पूछेगा ये कैसा प्लांट है तो आप इसको टॉल प्लांट ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट की प्रेजेंस है, डोमिनेंट की प्रेजेंस में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बट हम फर्दर बात कर रहे हैं, फर्दर अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों ही एक्सप्रेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। यही कहता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।